वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पीएम मोदी ने आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने साल भर चलने वाले संयुक्त समारोह का लोगो भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबली ये केवल एक संस्था यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है। पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों में उपजे हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज विश्व के सामने अनेक साझे संकट और चुनौतियां हैं और मानवता के समक्ष खड़े प्रश्नों का समाधान भारत के अनुभवों और उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वाराणसी में शिव की नगरी हो या फिर वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के जागृत प्रतिष्ठान है। कांग्रेस की एके एंटनी की अध्यक्षता वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को संगठन से 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसमें यह भी सिफारिश है कि केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केवी थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। सिफारिशों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश तब हुई जब पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनके कुछ बयानों पर ध्यान आकर्षित किया। सोनिया गांधी ने इसके बाद पत्र को अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को भेज दिया। इससे पहले आज सुबह जाखड़ ने अपने खिलाफ कार्रवाई पर फैसला करने के लिए कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक से पहले मंगलवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके पास अभी भी जमीर है उन्हें दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बीते कई दिनों से चले आ रहे सस्पेंस पर आखिरकार विराम लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने खुद भी ट्वीट कर इस पूरी बात की जानकारी दी है। ट्वीट इस वक्त प्रशांत किशोर का हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस को मेरी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में आगे ये लिखा है कि मैंने ईएजी के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मेरी एक विनम्र सलाह है कि गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक समस्याओं और बड़े सुधारों के लिए मुझसे ज्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया था कि प्रशांत किशोर से पिछले कुछ दिनों से चली आ रही बातचीत और उनके प्रेजेंटेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह बनाया और उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। प्रशांत किशोर को इस समूह में शामिल होने का न्योता दिया गया, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफर को ठुकरा दिया है। दोनों ट्वीट हमने आपको दिखाए हैं। तो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं शामिल होंगे, कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस बात की जानकारी प्रशांत किशोर की तरफ से भी ट्वीट के माध्यम से दी गई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष और नर्सिंग अधिकारी हरीश कुमार काजला को निलंबित करने के निर्णय के खिलाफ नर्सेज यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। एम्स में सैकड़ों कर्मचारियों ने यूनियन अध्यक्ष हरीश कुमार काजला को निलंबित किए जाने का विरोध किया। नर्सिंग स्टाफ ने नारेबाजी करते हुए काजला का निलंबन वापस लिए जाने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि एम्स प्रशासन ने नर्सों की सुरक्षा के मुद्दे पर कभी बात नहीं की, साथ ही आवाज उठाने पर जबरदस्ती एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, जो अलोकतांत्रिक है। इसलिए जब तक काजला का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है और यूनियन के अन्य पदाधिकारियों और मुख्य ऑपरेशन थिएटर की नर्सों को दिए गए नोटिस वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच कुछ होता है तो उसके लिए एम्स प्रशासन जिम्मेदार होगा। कारण बनती जा रही है महिला सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कि पूरे एम्स के अंदर जो ड्यूटी आवर्स हैं, यानी कि ड्यूटी करने का एक स्ट्रेच टाइम है,
वो सुबह 8 से 2 बजे से 8 और रात को 8 से सुबह 8 तक होता है। इसमें महिलाओं को क्या टाइम मिल जाता है अपने घर पहुंचने का, सुरक्षित पहुंचने का। लेकिन एक मेन हॉस्पिटल की एक मेन ओटी है जहाँ का टाइमिंग 9 बजे तक है शाम को। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सर्दी के टाइम में और रूटीन टाइम में भी 9 बजे अगर कोई आदमी अपने वर्किंग प्लेस से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसे टीजिंग का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छेड़खानी का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ को लेकर हमारी फीमेल नर्सिंग ऑफिसर बहुत दिनों चिंतित थी और यूनियन को अप्रोच किया था। यूनियन ने इसके आगे डायरेक्टर को चिट्ठियां लिखी बार बार, लेकिन बार बार रिफ्यूजल आया। तो हमारी फीमेल्स में इस चीज़ों को लेकर बहुत चिंता थी। और अगर आपको हम सबको भारत देश के सभी वासियों को पता है कि निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड बना है और निर्भया गाइडलाइंस बनी है, उसके तहत 7 बजे के बाद अगर कोई फीमेल शिफ्टिंग ड्यूटी करती है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी कि उसको घर तक पहुँचाएं। हमने ऐसी ही बात लेकर एम्स एडमिशन को अप्रोच किया था, लेकिन वहाँ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। तो हमने एक फ्लैश स्ट्राइक की थी 22 को। 22 तारीख को पूरे दिन ये लोग जानबूझ के हमसे मिलने नहीं आए, बात करने नहीं आए, यानी कि इनका ईगो इतना बड़ा हो गया था जो महिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सीमापुरी के रोड नंबर 70 पर मुनादी द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि अपने आप जल्द ही अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो निगम अतिक्रमण हटवाएगा, जिसमें उनका सामान भी जब्त कर लिया। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया है कि अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे हर वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। आने जाने वाले वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम ने पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। हम लोग लगातार पूर्वी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण से निजात दिलवाने में लगे हैं। उसी कड़ी में आज दोनों डीसी को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई और उनसे बातचीत में हमने कहा है कि लोगों को परेशानी ना हो, आने जाने में परेशानी ना हो, जाम ना लग पाए। ऐसे जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण किया, वहाँ से अतिक्रमण को शीघ्र हटाने का हमारा दायित्व बनता है और हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने कहा कि एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। मुझे शायद नॉर्थ के डीसी ने बताया कि लगातार हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 11 तारीख को सिलमपुर में, 12 तारीख को जाफराबाद में, 13 तारीख को सुंदरनगरी में, तो लगातार कार्रवाई चल रही है। और दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि सुबह पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने चाकू से महिला का गला रेत दिया और बीच बचाव करने आए महिला के पति पर भी चाकू से हमला कर दिया। मौके से आरोपी फरार हो गया। धीरे धीरे मर रही है इंसानियत। मामूली सी कहासुनी पर हो रहे हैं मर्डर। नहीं है अपराधियों को किसी कानून का खौफ। दिन दहाड़े ही वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई सरकार। अपराधियों को किसी का भी भय नहीं है। अगर किसी को कोई बात नागवार गुजरी तो कर देते हैं हत्या और साथ ही लोगों को धमकी देकर जाते हैं। अगर किसी ने पुलिस को बताने की कोशिश की तो उसके साथ ही इसी तरह का हश्र होगा। ऐसा अभी तक तो फिल्मों में ही होता था, लेकिन अब हकीकत में भी होने लगा है। जी हां, ऐसा ही मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से आया है, जहां पानी भरने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने एक महिला का चाकू से गला रेत दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए महिला के पति पर भी आरोपी ने चाकू से वार किया, जिसके बाद वो जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला के पति का इलाज चल रहा है। तो सबसे पहले आपको मामला बताते हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सुबह करीब 6 बजे एक महिला पानी भरने के लिए गई। तभी वहां पर पानी भरने को लेकर पड़ोस के ही एक युवक से विवाद हो गया, जिसके बाद युवक घर गया और वहां से तेज धारदार चाकू लेकर आया और महिला का गला रेत दिया। वहीं महिला का पति जब बीच बचाव करने आया तो युवक ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। वहीं महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन आरोपी ने वहां पर लोगों को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो उसके साथ भी इसी तरह का हश्र किया जाएगा। महिला के बेटे ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने लोगों को धमकी देते हुए कहा अगर किसी ने पुलिस को कॉल की या इनके झगड़ों के बीच में आया तो वह उन्हें भी जान से मार देगा। दूसरी तरफ
मृतक महिला का बेटा ये आरोप लगा रहा है कि महज पानी भरने को लेकर विवाद में उसकी मां की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोग आरोपी अर्जुन और उसके परिवार के खौफ के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है और साथ ही हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े ही आरोपी किसी को मौत के घाट उतार कर फरार हो जाते हैं और साथ ही धमकी भी देकर जाते हैं कि अगर किसी ने पुलिस को सूचना दी तो उसे भी जान से मार दिया जाएगा। अपराधियों को किसी भी तरह का खौफ नहीं है। वहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को सख्त होना पड़ेगा और गश्त बढ़ानी पड़ेगी, जिससे इस तरह की वारदातों पर रोक लगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के आउटर नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम गौरव बताया जा रहा है। दिल्ली की आउटर नारकोटिक्स टीम ने एक ड्रग सप्लायर के पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से ही 18 मुकदमे दर्ज हैं जो लगातार इलाके के अंदर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है। आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स टीम को एक भारी सफलता मिली है। इसमें हमने सौरभ अलियास गुल्डन अलियास गौरव को अरेस्ट किया है जो कि 18 इन्वॉल्वमेंट है जिसकी, और एक वो बैड कैरेक्टर है इस एरिया का। इससे हमें 500 ग्राम हीरोइन मिली है जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1.5 करोड़ तक है। इसमें हमारी एक और शख्स फरार है, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे और इससे हमारा यहाँ नारकोटिक्स में काफी कंट्रोल पे काफी दबदबा बनेगा। और दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से चेक द्वारा फर्जी तरीके से करीब 4.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित का आरोप यह है कि बिना किसी को चेक इश्यू किए अकाउंट से पैसे निकले हैं। पीड़ित ने बैंक और पुलिस से मामले की शिकायत की है। मामला सेंट्रल बैंक की नांगलोई ब्रांच का है। पीड़ित का आरोप यह है कि बैंक की लापरवाही से घटना हुई है। मैंने इशू करी थी, मेरे को चेक बुक नहीं मिली है और मेरे अकाउंट से नई चेक बुक से 3,70,000 अमाउंट लिखा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप ही आए हो। मैडम है वहाँ असिस्टेंट मैनेजर, वो बता रही हैं कन्फर्म आप लेके गए हो 3,70,000, और जबकि मेरा कहना मैं 8 तारीख से अभी तक बैंक में आया नहीं हूँ, कल बैंक में आया हूँ। 20 तारीख को इन्होंने हमसे 20 तारीख को फ़ोन आया था मेरे पास, तो बोल रही हैं आपका एक चेक आया 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का चेक आया है तुम्हारा, इसमें IFSC कोड गलत है। तो बोला मैंने कोई 20,000 का चेक नहीं दिया है और ये चेक क्लियर मत कर। मैं कल सुबह, अब तो आ नहीं पाऊँगा, कल सुबह आऊँगा, देख लेंगे। हम आए इधर बैंक में तो मैडम कन्फर्म, हमने मैडम से कुछ नहीं पूछा ना कुछ बोला, तो मैडम कह रही है 3,70,000 कल तो लेके गए हो आप, अब किस लिए आए। इस मामले को पुलिस में हमने 100 नंबर पर कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस वाले ने पूछताछ करी तो केस को दर्ज करवा दिया गया है। अब देखो आगे कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं। दिल्ली के मीडिया सेंटर में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और महिला सशक्तिकरण को सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन महिलाओं के जज्बे को सलाम किया और किस तरह से संघर्ष करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है उसके बारे में बताया और वीडियोग्राफी से दर्शाया भी था। उनमें से एक नाम बसंती देवी कथा, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी एक जज्बा रखती है और समाज में एक पहचान है। बसंती देवी की उम्र 73 साल है
और पहाड़ी क्षेत्र से वो संबंध रखती हैं। पिथौरागढ़ से हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है। इस उम्र में भी जुनून है और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी है, तमन्ना भी है। Those who sacrifice their life for a celebration through a series of activities, through special broadcasts on radio, television, and many programs have been telecasted in the last so many years. Today we are here to launch the Azadi Ki Amrit Kahaniyan. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is one of the initiatives to celebrate the achievement of women. We have three terms: Azadi, Amrit, or Kahaniyan. Azadi means independence, the right to self-determination. The connotation becomes wider for a woman who has to fight the stereotypes and taboos as well. Emancipation of a woman is the hallmark of emancipation index of a society. और दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में दुर्गेश पाठक ने पत्रकारों को संबोधित किया और एमसीडी पर हमलावर वो नजर आए। उन्होंने कहा कि एमसीडी में जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से करप्शन का राज है, और साथ ही आरके पुरम में जो हादसा हुआ उसका जिक्र भी किया गया, जिसमें दो मकानों को एक करने का कार्य चल रहा था और वो बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने एमसीडी पर करप्शन का आरोप लगाया और कहा इसमें पूर्व विधायक के रिश्तेदारों की बिल्डिंग है और उनका पूरा हाथ है। साथ ही निगम पार्षद पर भी करप्शन के आरोप लगाए गए। इस हादसे में और भी कई लोग घायल हुए हैं। इस मकान को 31 मार्च को भी एमसीडी की तरफ से नोटिस दिया गया था। जो पूरी तरह से जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार साथियों, कल आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में सत्य निकेतन करके एक जगह आता है, वहाँ पर कल एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसमें एक बिल्डिंग जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, वो बिल्डिंग अचानक से गिरी, जिसके गिरने से दो मजदूर उनकी वहीं मौत हो गई। लेकिन इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस घटना के पीछे कोई एक एजेंसी जो पूरी तरह से जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल काउंसिल। जो ये पूरा का पूरा निर्माण का कार्य हो रहा था, वो मकान नंबर 172 और मकान नंबर 173 को जोड़ने का काम हो रहा था, जो कि लीगली अवैध है। और वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के विस्तार के बारे में बताया और कहा कि हरियाणा में जनता भ्रष्टाचार से तंग आकर आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की जा रही है। हरियाणा में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम पर है और बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो आज 26% लोग बेरोजगार हैं और हिंदुस्तान में राज्य स्तर पर ये आंकड़े नंबर 1 पर आते हैं। साथ ही साथ 18 से 28 की उम्र तक देखा जाए तो ये आंकड़े 80% पार कर जाते हैं और अब वहां की जनता भी केजरीवाल मॉडल को हरियाणा में लाना चाहती है और सत्ता में बदलाव करने की उम्मीद करती है। आज वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष बंताराम जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जो कि 2 बार राष्ट्रीय लोकदल से विधायक भी रह चुके हैं। तो सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी उन्होंने साधा। कहा कि हरियाणा के लोग तंग आ चुके हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में हरियाणा के लोग देख रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी भी लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
और गोरखपुर में भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाला की ओर से अपने वितरक और विक्रेताओं का सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभम गोल्डी मसाला की ओर से ऐसे आयोजन देश भर में आयोजित होते हैं। गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुभम गोल्डी मसाला के प्रबंध निदेशक आकाश गोयंका ने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आकाश गोयंका ने बताया कि शुरुआत से लेकर आज तक ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा गया है। इसी वजह से कानपुर से शुरू होकर गोल्डी मसाले भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता की धाक जमा चुके हैं। गोल्डी मसाले की मार्केटिंग नीति के बारे में आकाश गोयंका ने बताया कि गोल्डी ने अपने सभी वितरकों के मध्य समान मार्केटिंग सिस्टम से ही सफलता पाई है। इस समारोह में हंगामा सुपरस्टार उपहार योजना के लकी विजेता MS ट्रेडर्स को कार की चाबी सौंपी गई। साथ ही हम सब एक हैं उपहार योजना में कार के लकी विजेता पवन ट्रेडर्स को चाबी सौंपी गई और सम्मानित भी किया गया। समारोह में लकी ड्रॉ विजेताओं को बाइक भी बांटी गई। आकाश गोयंका ने बताया कि वर्तमान में भी एक स्कीम चल रही है। उन्होंने वितरकों और विक्रेताओं को इसका लाभ लेने को कहा। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।